गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 फिजिक्स में हम चैप्टर 3 विद्युत धारा पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम या लूप का नियम। तो यह आपका सर्किट है। ओके, ये आपका सेल है, सेल E1 है, ये सेल E2 है। ओके, ये प्रतिरोध R1 है, यह प्रतिरोध R2 है, यह प्रतिरोध R3 है। यह सेल का धन सिरा है, यह सेल का ऋण सिरा है। ओके, ये लूप का नाम देते हैं हम ए बी सी डी, या हम देते हैं ए बी सी डी ई और एफ। आपका धन सिरे से धारा का प्रवाह होगा I1, या दक्षिणावर्त दिशा में हम इसे लेंगे। दक्षिणावर्त दिशा या एंटी क्लॉकवाइज हम धारा का प्रवाह लेंगे। तो इस धन सिरे से धारा का प्रवाह इस दिशा में होगा और इस धन सिरे में धारा का प्रवाह आपका इस दिशा में, यह हुआ I2 धारा प्रवाहित होगा। और इस आपका ये जो लूप है, इसमें आपका करंट जो प्रवाह होगा यह होगा हमारा I1 प्लस I2। इस धारा का प्रवाह, धारा लूप ए बी सी डी में धारा का प्रवाह प्लस टर्मिनल से होते हुए यह आपका इस प्रकार जाएगा। यहां पर भी आपका I1 धारा का प्रवाह होगा। हम धारा को किस प्रकार लिखेंगे? I1 R1 मतलब V इक्वल टू IR होता है, V इक्वल टू IR, तो V1 इक्वल टू क्या होगा? I1 R1। इस प्रकार हम लिखेंगे। यहां पर हम विद्युत बल लेंगे। उसी प्रकार आपका E2 टर्मिनल से, सेल से प्लस टर्मिनल से I2 धारा का प्रवाह होगा और इस लूप के लिए I1 प्लस I2 धारा होगा, कुल धारा। सबसे पहला नियम कहता है कि हमें लूप के लिए जो दिशा लेनी है वह प्रवाह की दिशा आपका दक्षिणावर्त दिशा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, घड़ी का विपरीत दिशा में लेना है। दूसरा है, सेल का जो दिशा है, धन लेंगे कि ऋण लेंगे, वह यदि ऋण से धन की ओर जाए या ऋण से अगर धन की ओर अगर दिशा है तो हम क्या लेंगे? E1 को हम पॉजिटिव लेंगे। यहाँ पर E1 को पॉजिटिव लेंगे और यह देखिए यहाँ पर प्लस से माइनस की ओर जा रहा है तो हम क्या लेते हैं? उसे नेगेटिव लेंगे। E1 के लिए आपको रफली में लिख रहा हूं, E1 के लिए, ठीक है, यदि प्रवाह का दिशा किस प्रकार हो, माइनस से प्लस में हो, तो हम क्या लेते हैं? धनात्मक। और यदि E2 के लिए देखिए क्या होता है हमारा प्रवाह का दिशा, इस लूप के लिए धन से ऋण की ओर जाता है तो हम इसे क्या लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। उसी प्रकार धारा प्रवाह का दिशा के विपरीत दिशा में हम I2 और R2 का गुणनफल को हम ऋण लेंगे। तो हम पहले देख लेते हैं लूप ए बी डी ई डी सी ई के लिए, ए बी डी सी ई के लिए क्या होगा हमारा? E1 माइनस E2 इक्वल टू I1 R1 माइनस, यहां पर I2 का दिशा विपरीत दिशा में है, हम इसे लेंगे
I2 R2, इस प्रकार हमें लेना है। ओके, उसी प्रकार हम क्या लेंगे, लूप या पास लूप आपका बी ई एफ डी बी में हम लेंगे E2 इक्वल टू, यहां पास मात्र आपका इस लूप के लिए हम देखेंगे ठीक है, ये हमारा E2 है, ये R2 है, धारा प्रवाहित हो रहा है I2 और यहां पास हो रहा है I1 प्लस I2 और ये हमारा है R3। तो हम क्या लेंगे, I2 मतलब E2 इक्वल टू I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 इनटू आपका R3। ओके, तो हमें ईएमएफ, विद्युत वाहक बल और धारा और प्रतिरोध में इस प्रकार संबंध दर्शाना है। यह हमें किरचॉफ का नियम, किरचॉफ के नियम में हमें यह इस प्रकार हमें लेना है। ओके, तो यदि हमें किसी भी एक का मान अगर फाइंड रहे तो हम यदि I1 I2 R2 या और आपका R3 का मान पता हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, E2 का मान निकाल सकते हैं, या कोई भी एक मान अननोन रहे और बाकी मान नोन रहे तो आप बाकी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, अगला हम पढ़ते हैं व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु का पढ़ते हैं सिद्धांत। इसमें आपका इसको हमारा 1842 में भौतिक शास्त्री थे एससी व्हीटस्टोन थे, जिन्होंने प्रतिरोध, एक से ज्यादा प्रतिरोध में संबंध दर्शाने के लिए, 3 प्रतिरोध, 4 प्रतिरोध या उससे अधिक प्रतिरोध में संबंध दर्शाने के लिए एक नियम दिया जिसे व्हीटस्टोन का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इसमें हम लेते हैं, यह हमारा है 4 प्रतिरोध, हम इस प्रकार लेते हैं। ये हमारा टर्मिनल ए है, ये आपका सेल है E1, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, आपका निगेटिव टर्मिनल, यहां से आपका धारा का प्रवाह होगा I धारा यहां तक प्रवाहित होगा। इसके बाद क्या होगा,
ये हमारा प्रतिरोध है R1, ये हमारा प्रतिरोध है R2, ये हमारा प्रतिरोध है R3, ये हमारा प्रतिरोध है R4। हम इसे नाम दे देते हैं, लूप का नाम क्या देंगे हम, A, आपका B, C, D, ये हमारा लूप का है। यहां से हम दो विकर्ण लेते हैं। यह हमारा चार प्रतिरोध इस प्रकार व्यवस्थित है। यहाँ पर इसके दो विकर्ण होंगे, हमारा एक विकर्ण ये होगा, एक विकर्ण आपका ये होगा। तो एक विकर्ण पर हमने क्या स्थापित किया है, सेल लिया है, और ये आपका क्या है, के आपका कुंजी है, ठीक है, ये आपका स्विच है एक प्रकार का। और यहां पर से बी और डी विकर्ण में हम स्थापित करते हैं जी गैल्वेनोमीटर, जो कि हमारा धारा को मापता है। यहां पर भी हम इस प्रकार का कुंजी लेंगे। ये हमारा K1 हुआ, ये हमारा हुआ K2। यहां पर हमारा इस भाग के लिए धारा का मान होगा I1, इस भाग के लिए हम लेंगे धारा का मान I2, सॉरी, यहां हम लेंगे धारा I2, यह हम लेंगे धारा I3, और ये हमारा होगा इसके लिए धारा I4 हम लेते हैं। तो हमें यह चारों प्रतिरोध को इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि आपका जो गैल्वेनोमीटर है, इसका जो इसमें आपका जो विक्षेप जो कांटा जो है वह आपका विक्षेपित न हो, इसकी जो सुई जो है वह विक्षेपित न हो। यह कब संभव है, यह तभी संभव है जब आपका बी और डी में आपका कोई धारा का प्रवाह नहीं होगा। इसमें धारा का प्रवाह की दिशा IG है, ठीक है, सेल से धारा का प्रवाह इस दिशा में होगा। यहां पर आपका धारा I जाएगा, धारा यहां पर I1, I2, I3 और I4 में आपका बढ़ जाएगा। आपका प्रतिरोध है R1, R2, R3, R4। यह आपका एक प्रतिरोध का अरेंजमेंट है। इस सर्किट से आपका धारा का प्रवाह होगा IG। हमें चारों प्रतिरोध को इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि जो मध्य वाला विकर्ण में B और D जो परिपथ है उस पर जो गैल्वेनोमीटर में जो लगा है, जो कि धारा को मापता है, उस पर विक्षेप हमारा क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, या कोई विक्षेपित हमारा यह सुई जो है नहीं होना चाहिए। या आपका सुई किस प्रकार विक्षेपित होगा, यदि कभी इस प्रकार विक्षेपित होगा, या आपका जैसे आपका ये दिया है तो इस प्रकार या रीडिंग दिया है तो आपका विक्षेपित इस प्रकार होगा, कभी धन टर्मिनल में होगा, कभी नेगेटिव की तरफ होगा ये, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, इस प्रकार हमें अरेंजमेंट करना है कि इसमें कोई विक्षेप ना हो। यह तभी पॉसिबल है जब हमारा R1, R2 अपॉन R3, R4 हो। इसे हम और क्या लिख सकते हैं, R1, R2, R3, R4 को हम, यह तभी संभव है हमारा यह प्रतिरोध R1 बराबर R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4 हो। इसे हम और क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं P Q R और S। तो हम क्या लिख सकते हैं, P बाई Q का अनुपात और R बाई S का अनुपात। यह कब संभव है, सेतु संतुलन की स्थिति में। ओके, यह BC आपका सेतु का काम करता है, इसलिए हम एक प्रकार का सेतु की तरह व्यवस्थित है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, व्हीटस्टोन सेतु का नियम भी कहते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या मिटा दीजिए, ठीक है।
अब हम करते हैं सूत्र की स्थापना करते हैं। सूत्र की स्थापना करेंगे, सेम डायग्राम हम बना लेंगे। पी क्यू आर एस, इसमें हमारा धारा प्रवाह होगा I1, I2, I3, I4। ये हमारा टर्मिनल है A, B, C, D। ओके, यह हमारा है, इस पर धारा का पॉइंट होगा IG। यह हमारा है गैल्वेनोमीटर। ओके, हमने व्यवस्था पहले ही पढ़ा था। अब हम देखेंगे, हम किरचॉफ का नियम पहले लागू करेंगे, जो कि कौन सा नियम था, बिंदु का नियम। इस परिपथ के लिए किरचॉफ का बिंदु का नियम हम लागू करेंगे। किस बिंदु पर, बिंदु बी पर, बिंदु बी पर। ओके, देख लेते हैं बिंदु बी पर हमारा क्या होगा। आने वाली धारा और जाने वाली धारा बराबर होता है, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, यहां पर हम लेंगे I1। बिंदु बी पर आप देखिएगा, ये हमारा I1 है, यह हमारा I2 है, और यह हमारा है IG। तो इस बिंदु पर जो अंदर की ओर आती है वह धन देते हैं, हम इसे क्या लेंगे, माइनस, और इसे भी क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं, बिंदु बी पर I1 माइनस IG माइनस I2 इक्वल टू हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो हम यदि IG में कोई विक्षेप ना हो तो हम क्या लेंगे, इसका मान 0 लेंगे। तो हमारा क्या होगा, I1 इक्वल टू I2 हम इस प्रकार हम लिखेंगे बिंदु बी के लिए। उसी प्रकार हम बिंदु डी पर, बिंदु डी पर किरचॉफ का प्रथम नियम से क्या है हमारा बिंदु डी के लिए, यह हमारा है I3, यह हमारा है I4, यह हमारा है IG। तो बिंदु डी के लिए हम क्या लेंगे, आने वाली धारा को हम लेंगे धनात्मक और जाने वाली धारा को हम लेंगे ऋणात्मक। तो हम इसे लिख सकते हैं I3 माइनस प्लस IG माइनस I4 इक्वल टू 0। इसे हम यदि IG इक्वल टू 0 हो तो हम क्या लिखेंगे, I3 इक्वल टू I4। हमारा इस प्रकार संबंध निकलेगा। अब हम पहले हमने किरचॉफ का प्रथम नियम, बिंदु का नियम हमने लागू किया। अब हम किरचॉफ का द्वितीय नियम देखेंगे। किरचॉफ के द्वितीय नियम से, यह हमने पहले जो हमने पढ़ा था, P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस,
व्हीटस्टोन सेतु के लिए, इसे हम डिराइव कर रहे हैं। ओके, किरचॉफ के द्वितीय नियम तुम क्या देखते हैं? लूप ए बी डी ए में, लूप ए बी डी ए में हम क्या लिख सकते हैं? I1 P, P आपका क्या है? प्रतिरोध है, ठीक है। और उसी प्रकार यह हमारा IG प्लस IG G, और आपका यहां पर देखिए धारा का मान इस दिशा में ऐसा प्रवाहित हो रहा है, यह हमारा हुआ I1, यह हमारा हुआ I2। तो हम इस प्रकार हम लेंगे। ओके, तो ये हमारा होगा, और इसके लिए जो हमारा I3 का जो दिशा है यह हमारा विपरीत दिशा में है, तो I3 को हम किस में लेंगे? ऋण लेंगे। ओके, माइनस I3 R इक्वल टू 0। तो यहां पर से हमारा क्या होगा? IG का मान हमारा यदि शून्य हो तो हम क्या लिखेंगे इसे? I1P इक्वल टू होगा हमारा I3R, लूप ए बी डी ए के लिए। उसी प्रकार किरचॉफ के द्वितीय नियम से लूप बी सी डी बी में, बी सी डी बी में हम क्या लिखेंगे? लिख लीजिए I2 Q माइनस I4 S माइनस, यहां पास आपका धारा का दिशा इस दिशा में है, तो यह हमारा, जब हम इस प्रकार चलेंगे तो हम क्या लेंगे? धारा का दिशा है I2 Q, ये हमारा विपरीत दिशा में है, तो हम क्या लिखेंगे इसे? I4 S, ये भी हमारा किस दिशा में? विपरीत दिशा में है, तो हम इसे लिखेंगे IG G इक्वल टू 0। यदि सेतु संतुलन की स्थिति में हम क्या लिखेंगे? IG में कोई विक्षेप होगा नहीं, तो हम IG को क्या लेंगे? 0 के इक्वल लेंगे। इस स्थिति में यह हमारा शून्य हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे? I2 Q इक्वल टू I4 S। इसे हम नाम दे देते हैं समीकरण 1, यह हमारा हुआ समीकरण 2, यह हमारा हुआ समीकरण 3, यह होगा हमारा समीकरण 4। अब हम देखते हैं समीकरण 3 भागित समीकरण 4 करने पर हमें क्या मिलेगा? I1P भागित I2Q इक्वल टू I1P भागित I2Q बराबर I3R बटे I4S। और समीकरण 1 और 2 से हमारा क्या है? समीकरण 1 एवं 2 से I1 बराबर I2 है, I1 बराबर I2, और I3 बराबर है हमारा I4 है। तो हम I1 की जगह I2 पुट कर सकते हैं, I3 की जगह I4 पुट कर सकते हैं। मान रखने पर हमें क्या मिलेगा? यह हमारा I1 और I2 का जो मान है कट जाएगा, हमारा क्या बचेगा? P बाई Q बराबर R बाई S।
तो हमने जो हमारा P बाई क्यू की प्रतिरोध का अनुपात R बाई एस प्रतिरोध के अनुपात के बराबर है, यह हमारा डेरिवेशन विद स्टोन सेतु का जो सिद्धांत था सेतु संतुलन की स्थिति में, यह हमने प्राप्त किया है। ठीक है, पहला हम देखते हैं, पहला बिंदु का नियम से हम रखेंगे मान को, फिर हम पहला हम पॉइंट बी के लिए निकालेंगे, फिर पॉइंट डी के लिए निकालेंगे, फिर किरचॉफ का फिर हम द्वितीय नियम लागू करेंगे लूप, इस लूप के लिए ए बी डी ए के लिए, फिर हम किरचॉफ का द्वितीय नियम लागू करेंगे लूप बी सी डी बी के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार हम P बाई क्यू R बाई एस फाइंड करेंगे। लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आपको बुक में यह मिल जाएगा।